चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टस चैप्टर की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने लायक भी हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। रीड करते हैं साथ में। भीम लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each at par to the public by issuing a prospectus. The prospectus discloses minimum subscription amount of 15 lakh rupees required to be received on application of shares, and share application money shall be payable at 20 per share. The prospectus revealed that Bheem Limited has applied for listing of 3 stock exchanges, for which one application has been rejected. The issue was fully subscribed, but Bheem Limited received 20 lakh rupees on shares. Bheem Limited proceed for allotment of shares. बताना है हमें कि वो 3 डिस्क्लोजर्स बताओ जो वोलेशन हुए हैं और क्या हो सकता है। यहां पर क्या चीज है, सबसे पहला कि प्रोस्पेक्टस में कुछ चीज डाली थी, क्या बोला था कि 20% हमारा आना चाहिए। ओके। सेकंड उन्होंने क्या बोला था, 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में हमने अप्लाई कर रखा है। थर्ड इसमें क्या था कि सारे के सारे फुली सब्सक्राइब हो गए, बट अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 20% रिसीव हुआ ओवर द 100। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टस जब हम इशू करते हैं और शेयर्स इनवाइट करते हैं तो 90% तो सब्सक्राइब हो जाने चाहिए और 25% हमारे एप्लीकेशन पे मनी आना चाहिए। पहला वोलेशन इनका ये हुआ कि प्रोस्पेक्टस में गलत चीज डाली इन्होंने। दूसरा वोलेशन, 3 स्टॉक एक्सचेंजेस पर उन्होंने अप्लाई किया था, उसमें से 2 का तो अप्रूवल आ गया, एक का अप्रूवल नहीं आया और फिर उन्होंने प्रोसीड कर दिया, तो ये भी वोलेशन हुआ। क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 40 में कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस पर वो अप्लाई करते हैं सबके अप्रूवल आना जरूरी होता है। अगर एक का भी अप्रूवल नहीं आया तो वो इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। एंड फिर 20 लाख रुपीस आए हैं, 25 लाख आने चाहिए, तो ये भी क्या है, वोलेशन है। और कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है नहीं कर सकती है, और करी तो वो अलॉटमेंट कैसी मानी जाएगी, इरेगुलर अलॉटमेंट मानी जाएगी। चलिएगा लिखिएगा इसमें। और कंसिक्वेंस क्या होंगे, कंपनी को सारा का सारा पैसा अपना रिफंड करना पड़ेगा। देखिए आंसर कैसे फ्रेम करते हैं इसमें। इसमें लगभग 3 सेक्शंस कवर होंगे अपने। पहला सेक्शन अपना कवर होगा सेक्शन नंबर 39, जिसने ये बोला हुआ है कितना पैसा आना चाहिए। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज वाला जो इसमें बोला हुआ है सेक्शन नंबर 40 कि 3 स्टॉक एक्सचेंज जितने में भी अप्लाई किया है सबके अप्रूवल आना चाहिए। तो लिखिएगा कैसे लिखते हैं हम। एज पर सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, 2013, when the company, when the company invites, when the company invites the subscription from the public, from the public, such allotment is not valid, is not valid unless 90% of the shares subscribed by the public. Second, and 25% of issue price have been received by the company. ओके। उसके बाद हम सेक्शन डालेंगे सेक्शन नंबर 40। फर्दर, एज पर section number 40, before issuing any security, before issuing any security, the company has to apply, has to apply one or more stock exchanges for listing of securities, for listing of security, and obtain the approval
obtain the approval from all the stock exchanges. ओके जी, अब यहां पर आ गया फैक्ट. फैक्ट में क्या है? हियर द कंपनी इनवाइट्स द शेयर्स फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस mentioning the minimum amount. कितना अमाउंट था? ₹20 लाख. एंड द कंपनी हैव ऑल्सो अप्लाइड, क्या लिखेंगे बताइए एक बार? द कंपनी हैज ऑल्सो अप्लाइड द कंपनी हैव ऑल्सो applied to 3 stock exchanges over which one stock exchange reject the application. आया समझ में? अब हमें 3 वोलेशन बताने हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फैक्ट को पढ़ के बताइए कि क्वेश्चन में कितने वोलेशंस हैं और उन वोलेशंस का कंसिक्वेंसेस क्या होगा. देखिएगा कंक्लूजन. बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड provision discussed above, here are the 3 violations made by company. One is the company have mentioned the amount to be received from application which is less than the amount prescribed by section 39. Done everybody? डन कीजिए, बताओ. सेकेंड वोल्यूशन क्या था? द कंपनी हैव रिसीव्ड 20 लाख रुपीज, बट मिलना कितना चाहिए था? 25. तो ये कैसे लिखोगे? ये तो वोल्यूशन है. द कंपनी हैव रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ₹20 लाख. नहीं अलग है वो. 15 सब्सक्रिप्शन का बोला हुआ था उसने. नीचे पढ़िए सबसे कि 20 लाख रुपीज रिसीव हुआ है उसे. कंपनी हैज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ₹20 लाख, बट एज पर सेबी गाइडलाइन it should be received at least ₹25 लाख. थर्ड बताइए श्रेषी, थर्ड वोल्यूशन क्या था? कितनों में अप्लाई किया था? तो अप्रूवल कितने की आनी चाहिए? 2 की आनी चाहिए थी अप्रूवल, तो है ना? 3 की आनी चाहिए थी. वेरी गुड. तो अब लिखेंगे कैसे इसे? थर्ड वोल्यूशन, द कंपनी हैव applied listing in 3 stock exchanges over which one have rejected such application. अब क्या लिखोगे? Hence
the conditions mentioned have not to be fulfilled, so the allotment is, बताइए क्या थी allotment? हाँ, irregular, and the company have to refund the application, रिफंड को भी सर्कल करना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बस ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और आप लोग को डाउट तो बता दीजिए प्लीज मुझे। डन? चलिए चेंज द स्लाइड। तुषार सेकंड देखिए अभी। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। होमवर्क लिखिएगा, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 18। 20 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है और पीवाईक्यू में आया हुआ है ये। कपूर बिल्डर लिमिटेड डिसाइड टू पे 2.5% of the value of debentures as underwriter commission to the underwriters, but the article of the company authorized only 2.2% underwriting commission. Further, the company decided to pay the underwriting commission in the form of flats. बताओ whether the contention of company is correct or incorrect. आर्टिकल में मेंशन कितना है, लो में मेंशन कितना है? आर्टिकल क्या है, सही क्या ना गलत कह रहे हैं? आर्टिकल्स में 2% है, लो में कितना मेंशन है डिवेंचर्स के लिए? 5% और 2.5%? 2.5%। और विच एवर इज हायर दिया जाता है ना, लोअर, विच एवर इज लोअर दिया जाता है, राइट। ये पहला कंसेप्ट हमारा होगा जो मैं एक्सप्लेन करना है। अब मुझे ये बताइए, जब मैंने आपको सेक्शन में 39 पढ़ाया था, क्या मैंने आपको ये बताया था कि इन काइंड में नहीं देना चाहिए, इन काइंड में अंडरराइटिंग कमीशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए? पता नहीं सर, पर क्या प्रोहिबिशन पढ़ी थी हमने? क्या ऐसा कुछ लाइन पढ़ी थी स्टेटमेंट में कि इन द फॉर्म ऑफ काइंड नहीं दे सकते? हम नहीं था तो हाँ अलाउड है, बस क्योंकि प्रोहिबिशन ऐसी कुछ है ही नहीं। तो लिखिएगा, कैसे लिखोगे इसको? लिखवा दो या होमवर्क करना है? कौन कौन कह रहा है सर करवा दो? ऑनेस्टली, ऑनेस्टली बताओ, तभी तो मैं जज कर पाऊंगा। कर लो फिर, चलो। क्वेश्चन लिखिएगा, एज पर सेक्शन 39 of Companies Act 2013, this section's provision states that when the company appoints an underwriter, the maximum amount of commission to be paid is in case of and second in case of debentures। शेयर्स के केस में 5% और मेंशन इन AOA whichever is lower। ठीक है जी। डिवेंचर्स में 2.5% और मेंशन इन AOA whichever is lower। ओके जी,
नेक्स्ट फैक्ट देखिए, तुषार बताइए, आर्टिकल्स में कितना लिखा हुआ था, तो फैक्ट कैसे बनाओगे आप? द कंपनी हैव अपॉइंट अंडरराइटर एंड आर्टिकल्स clarifies that rate of commission shouldn't be more than 2%, more than 2%, बस इतना ही है इसमें। एंड कंक्लूजन, मुस्कान, कंक्लूजन कैसे ड्राफ्ट करोगे आप, प्लीज बताइए मुझे एक बार। ये नहीं बताओगे 2% देने 2.5% देने हैं। स्टार्ट कैसे करोगे? बेस्ड ऑन द प्रोविजंस डिस्कस्ड अबव, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन will be 2% or 2.5%, whichever is lower, that is 2%। इसको बॉक्स में डाल लो। द कंपनी कैन द कंपनी कैन पे द कमीशन in form of flats also, as there such no prohibition, no provision mentioned in the act, कि ऐसे कोई प्रोहिबिशन एक्ट में मेंशन नहीं है। पेज टर्न करना एक बार आप, दिखाओ मेरे को वो वाला पेज। अरे ऐसे करके दिखा भाई, ये वाला, पलट। ये वाला। एक बात बताओ, आपका दिखाना एक बार, पलटो। जब मैंने रेट्स इस तरह से लिखवाए थे तो आपको पैराग्राफ में लिखने के लिए किसने बोला था? जब मैं ये लिखवा रहा हूँ इस तरह से तो कोई रीजन होगा ना इसका, है तो ऐसे लिखो जो जैसे इन्होंने लिखा हुआ वैसे लिखो। प्रेजेंटेशन मैटर्स तुषार, ठीक है? जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे आंसर, उतने नंबर आपके एनहेंस होंगे। और जितना वर्स्ट प्रेजेंटेशन करोगे, कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा लिखते हो आप, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज की। वो क्यों नहीं बना सकते हो? क्या कोई कट डाउन किया मैंने इसमें? क्योंकि ऐसी चीज लिखी है जो नहीं, मतलब और ज्यादा लिखनी चाहिए मुझे? ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखूंगा तो और ज्यादा आएगी नहीं? ये और कुछ और डालना आपको, तो ऐसे ही बनाइए इसको, बेस्ट है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जैसे इन्होंने बनाया 1 2 करके वैसे बनाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राइवेट प्लेसमेंट का कर ले क्वेश्चन लास्ट, क्योंकि उसमें बच्चों को जनरली दिक्कत होती है कि ना फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें हर तरह का कंसेप्ट कवर है कि पहले कर सकते हैं नहीं कर सकते, कितनों को कर सकते हैं, सारा। आपको पी में से 3 चीजें याद रखनी है, कोई बात नहीं क्लास नहीं देखी हो तो आपको। एक तो सिर्फ टू, कोई बात नहीं, पीपी का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। उसमें हमको 3 चीजें याद होनी चाहिए। पहला क्या, कि मैक्सिमम आइडेंटिफाइड पर्सन 200 हो सकते हैं, उसमें क्यूआईबी जो एम्प्लॉयज कवर नहीं होंगे। फिर 200 पर ईयर पर सिक्योरिटी है। और नया पीपी लेके हम जब तक नहीं आ सकते जब तक पुराने वाला फिनिश ना हुआ। बस ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए पूरी पीपी में, ठीक है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, जैसे जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर होता है ना, वही पब्लिक में ही आता है वो भी, उनको क्यूए भी इसका नाम दिया जाता है। बस, बस दो ही थी, दो ही थी। एनी अदर होगी वो तो, और जो हटने हैं वो 2 ही चीजें बस।
उसमें ये था कि कोई भी फ्रेश ऑफर लेके हम जब तक नहीं आ सकते जब पुराने वाला ऑफर कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम न्यू ऑफर लेके आ सकते हैं, चाहे किसी का भी लेके आ सकते हैं, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ 200% पर सिक्योरिटी। ओके, कराऊंगा, वो भी कवर होगा उस क्वेश्चन में, डोंट वरी। देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है काफी। 31 खोगे तो दो क्वेश्चन कर लेंगे पीपी के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफी पीपी सेक्शन ना। पीक्यू और बेकर्स लिमिटेड वांट टू रेज द फंड फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंगली इट हैज इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर फॉर इशूइंग द इक्विटी शेयर। कौन से शेयर्स, कितने परसेंट को, 55। उनमें से चार कौन से हैं, क्यूआईबीज, और बाकी क्या है, इंडिविजुअल। बट इक्विटी का पूरा होने ही वाला था, अभी पूरा नहीं हुआ था, होने वाला था। कंपनी डिबेंचर्स का बीपी लेके आ गई, कितने परसेंट को, 155। बिना आंसर जाए बताओ एक बार, क्या ये सही है गलत है? दिस इज रॉन्ग। बीइंग ए पब्लिक कंपनी, अब पहले मुझे क्या बताना है, अब पब्लिक कंपनी है ये। अब क्या पब्लिक कंपनी होते हुए वो क्या प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ सकती है? हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट तो प्राइवेट भी लेके आ सकती है और पब्लिक भी लेके आ सकती है। अब बताओ, क्या कंपनी ने कंप्लायंस किया है पीपी ऑफर का, या उसको पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा? अब एक ऑफर पूरा होने से पहले दूसरा ऑफर लेके आ गई, वो वॉयलेशन तो है 42 का, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, पब्लिक ऑफर। थर्ड, what if the offer of debenture given after allotment of equity share but within the same financial year? ये आपके क्वेश्चन का जवाब है कोमल। अगर इक्विटी का पीपी पूरा होने के बाद वो डिबेंचर लेके आती है बट सेम फाइनेंशियल ईयर में लेके आती है, तो सही है? हाँ, तो सही है। बट बच्चों पता है कहाँ गलत करते हैं इसमें, जैसे 51 तो इक्विटी शेयर हो गए, 150 हमारे डिबेंचर हैं, ये रहे 155 डिबेंचर्स हैं, 155। तो बच्चे क्या करते हैं, 155 प्लस 151 कर देते हैं, कितने हुए, 6206। कि सर 206% हो गए। अब आपने 200 ही बताया था, बट मैंने 200 पर सिक्योरिटी बताया था, राइट? अब इक्विटी के 200 अलग है, डिवेंचर के 200 अलग है, हैंस द कंपनी हैव नॉट मेड एनी वोल्यूशन। यस, इफ द कंपनी मेक एनी फर्दर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट इक्विटी शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट, देन द कंपनी कैन डू सो। कभी भी नहीं था ऐसा तो। एक साल में वो कितने, हाँ, एक साल में कितने भी प्राइवेट प्लेसमेंट हम लेके आ सकते हैं। कंडीशन इज दैट प्रीवियस जो हमने शुरू कर लिया ना प्राइवेट प्लेसमेंट, वो पूरा हो जाना चाहिए बस। कोई भी 200 पर सिक्योरिटी है, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिवेंचर हो। ओके, मतलब एक साल में हम 600 बंदों तक जा सकते हैं, 200 इक्विटी, 200 प्रेफरेंस, 200 डिवेंचर। बट कब जा सकते हैं, जब पहले वाला पूरा हो जाए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। ओके जी, लिखते हैं क्वेश्चन, ला डालो क्वेश्चन नंबर 31। कमांड आ रही है ना सही से? देखिएगा, मतलब जितना भी हमें आता है ना एक बार सारा हम लिख देते हैं उसमें, ठीक है? कि पीपी होता क्या है, कितने परसेंट होते हैं, कौन से उसमें नहीं आते हैं, और फिर क्या बेसिक कंडीशन, लगभग आधे पौने पेज का आंसर बनेगा इसका, ठीक है? लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वन था ना, लिखिएगा। एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, when the company raise the funds from selected group of persons, group of identified person, identified persons, such offer is called as, बताइए, is called as private placement. The maximum
number of identified persons will be 200 for a financial year and for each of security लिख लो, फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी ऑफर कैन बी गिवन बाय द प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी। ओके जी, उसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूं बताइए, पर सिक्योरिटी हो गया। ओके, पर सिक्योरिटी हो गया अपना क्यू आई बीज फॉर कैलकुलेटिंग लिमिट ऑफ 200% employees and QIBs have been excluded, बट दो चीज और मुझे लिखनी है, वो है एक और, द कंपनी शुड, रुको रुको रुको, द कंपनी इज नॉट एलिजिबल, द कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू मेक फर्दर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर until completion of previous offer, until completion of previous offer। हो गया ना, एक लास्ट लाइन और बची हुई है, कैन एनीवन टेल कि क्या लास्ट लाइन है? अगर कोई भी रूल वोलेट किया तो वो any violation from any of provision above discussed will treat the private placement as, बोलिए, पब्लिक ऑफर। बस जी, हो गया। अब आगे चल लें, आगे हमारा फैक्ट, हियर द कंपनी have make private placement offer of equity share to 55%, out of which 4 are QIBs, and thereby issue another PP, another private placement of debenture holders of debentures before completion of previous offer। ठीक है जी। अब कंक्लूजन में 3 चीजें पूछी हुई हैं, वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन। चलिए पहला देख लेते हैं क्या पूछा है। तुषार, कैन यू एक्सप्लेन, क्या पब्लिक कंपनी होते हुए पीपी लेके आ सकते हैं वो? यस। तो फर्स्ट कंक्लूजन लिखिएगा, कंक्लूजन कैसे लिखोगे? बेस्ड ऑन द प्रोविजन डिस्कस अबव, based on the
provisions discussed above, the company can allowed, द पब्लिक कंपनी लिखो यहां पर, पब्लिक कंपनी इज अलाउड टू रेज मनी फ्रॉम पीपी ऑफर। ठीक है जी। सेकंड ये पूछा हुआ था कि वो पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा क्या, क्योंकि उसने वोल्यूशन किया था। वोल्यूशन क्या था शुभम, ये सुमित, वोल्यूशन क्या था? हाँ, तो लिखिए इट विल बी treated as public offer as the company issue another PP, another private placement before completion of before completion of prior PP offer। Before completion of it will treat as public offer as the company issue another private placement before completion of previous prior previous लिख लो previous private placement offer। थर्ड क्वेश्चन क्या था बताएंगे जरा? अच्छा, अगर उसके बाद करते हैं तो क्या होगा? हाँ, तो वैलिड है ये था ना कि अगर इक्विटी पूरा होने के बाद वो लेके आ रहे डिबेंचर का तो कोई वोल्यूशन नहीं है। तो कैसे लिखोगे इसको? डाउट है कुछ? इफ द कंपनी इशू अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर completion of after completion of prior private placement of equity share। ये आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है? टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूं, बट आपको फुल फॉर्म लिखनी है पूरी। प्रायर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, then there is no violation on part of company and the private placement offer is valid, will be valid, बस, no violation। बस, ठीक है जी। कोई डाउट बताइए, आप लोग को कोई डाउट हो तो? नो डाउट, आगे चलो फिर। क्वेश्चन सोल्व करवाऊं? कितने क्वेश्चन हो गए? तो देखते हैं कोई और मिला तो। चलिए, बेसिकली मुझे क्वेश्चंस बताना था आपको कि इसके फ्रेम कैसे होंगे। हम्म। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बात कही ना कि हमने पढ़ी थी, वो क्या थी? रूही हैंडल ब्रदर सोहित वर ऑफर्ड jointly 1000 equity share of 100 each by Somya Software Private Limited under the issue of shares on private placement basis। Offer cum application letter addressed to both containing their name, Mrs. Ruhi, Mrs. Sohit, from whose account the company is required to take subscription money of 1000 shares। किसने बोला? आपने? आप? चलो, आपने रीडिंग नहीं ली होगी। रोहित और रमन है, कौन है? रोहित, रूही और सोहित।
बताओ किसके अमाउंट से पैसा, किसके अकाउंट से पैसा है, जॉइंट होल्डर्स हैं वो। प्रीमियम नहीं होगा हाँ, जिसका पहले नहीं होगा या उसमें डिस्क्राइब कर। इसका नाम पहले होगा, बस यही था। हुज नेम मेंशन्ड फर्स्ट, ये रहा, अपीयर्स फर्स्ट, ये रहा। ठीक है जी। बीओडी ने 5% कमीशन देने का वादा किया है, और आर्टिकल में 3% है। शेयर्स का केस है, कंटेंशन सही है बीओडी का? यस और नो? नहीं, क्यों? विच एवर इज लोअर, लोअर। और अच्छा एक चीज बताओ, जब 80% सब्सक्रिप्शन आ गया और पैसा भी आ गया, कंपनी ने 50% पैसा विड्रॉ किया और उसको यूज करना स्टार्ट कर लिया, क्या कंपनी का कंटेंशन सही है या नहीं है? क्यों? क्योंकि जब तक पूरा पैसा नहीं आ जाता इज रिक्वायर्ड, कंपनी इज नॉट अलाउड टू विड्रॉ एनी टाइप ऑफ मनी। सो हियर कंपनी विड्रॉ द मनी एंड कंपनी विolated द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39। बस, समझे? और एक आसान सा क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है। अब जैसे इसमें क्या था, कंपनी ना पीपी लेके आई थी, ओके, 150% को। और पॉइंट क्या था, और बीच में ही कंपनी ने वो पैसा विड्रॉ करके एप्लीकेशन मनी का जो आया था वो डिविडेंड पे करने में यूज कर लिया। तो क्या पैसा आया हुआ जो एप्लीकेशन से है, शेयर कैपिटल का पैसा, डिविडेंड बांटने में लगा सकते हैं हम? हमने डिविडेंड चैप्टर पढ़ लिया है, उसमें क्या था, डिविडेंड मनी सिर्फ कहाँ से आ सकता है? फ्री रिजर्व से। और शेयर कैपिटल क्या फ्री रिजर्व होती है? नहीं। तो कंपनी का वोलेशन है या नहीं है? है। और शेयर होल्डर ने कंटेंट किया कि हमें सारा पैसा अपना वापस चाहिए, और 12%, 15% ब्याज के साथ चाहिए। सेक्शन 42 में कितना ब्याज मेंशन है, 12% या 15%? 12% या 15%? 12% या 15%? 12% फॉर श्योर, देख लो चेंज ना हो। 12%। तो कंपनी बीओडी का कंटेंशन सही है गलत है? गलत है। तो फ्रेम कैसे करोगे इसको? वही, सबसे पहले कि आप ऐसे लिखो, द कंपनी शुड नॉट यूटिलाइज द मनी before the condition have been fulfilled, and if the allotment will be declared as irregular, the company have to refund the money within 15 days from the expiry of first 60 days. Failure on part of the company will be liable to pay 12% interest to the shareholders from the expiry of 60th days. Okay ji? And here the objection raised by the member and to claim 15% interest is not valid. They can claim the maximum amount of 12% only. बस, ठीक है जी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस प्रोस्पेक्टस के, जो मुझे ठीक लगे, इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने आपको करवा दिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको मुझे करवाना चाहिए रिटन प्रैक्टिस, प्लीज लेट मी नो। ओके, चलिए एंड करते हैं मीटिंग आज, इतने करेंगे। बाय, सी यू सून।